हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के आरटीपी में 2023 के डिस्कशन वीडियो में। इंस्टीट्यूट की आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स दिए गए हैं उसका एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो विच कवर्स ऑल द अमेंडमेंट इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडिशनली डाल दिया है। ये वीडियो प्राइमरली जो एमसीक्यूज इस आरटीपी में दिए गए हैं उसका एक क्विक डिस्कशन है, बिकॉज देर आर फ्यू वेरी गुड एमसीक्यूज, प्लस जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू ऑफ डिस्कशन है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आरटीपी पूरी देखेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा इसलिए शायद स्किप कर दें, इसलिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो में आप पूरी आरटीपी को गो थ्रू कर सकें। सबसे पहले इंटीग्रेटेड केस स्टडी है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू एन एनबीएफसीओ। इसमें तो अमेंडमेंट भी है। रजिस्टर्ड विथ आरबीआई अंडर सेक्शन 45IA of the RBI Act, and it is also a listed company on the National Stock Exchange. Appointed ABC and Company Chartered Accountant as their statutory auditor for the year ending 31st March 2003. J, the audit partner of ABN's company, extracted the monthly net owned fund positions from the books of Goods Deposit Limited, which is the name of the NBFC. And ABC was last peer reviewed in 2019. तो लिस्टेड कंपनी के केस में पीयर रिव्यू कंपलसरी होता है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंड एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग। हाउएवर इनका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट जनवरी 2022 तक वैलिड था, उसके बाद इन्होंने अप्लाई नहीं किया है टिल द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, तो शायद इस पर एक क्वेश्चन होगा। नेट ओन फंड्स एनबीएफसी के 2 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे मंथली पोजीशन अप्रैल 2022 से हर महीने की दी हुई है टिल द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे कुछ केसेस में आपकी 2 करोड़ से कम भी हुई है, हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हमें 31 मार्च की देखना होती है। बोर्ड ऑफ गुड्स डिपॉजिट लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 9 डायरेक्टर, तो शायद लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन लोडर के भी लगेंगे और बोर्ड के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑफ विच 5 आर नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग वुमेन डायरेक्टर, 2 आर इंडिपेंडेंट। Out of the above, the chairperson of board was a non-regular, non-executive director and promoter of the company. The company is not amongst the top 1000 listed companies. तो कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? तो अगर आपके यहाँ 9 डायरेक्टर है तो इस केस में 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव है पर प्रमोटर ग्रुप से है, इसलिए आपको कम से कम आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना पड़ेंगे। इसका मतलब 5 इंडिपेंडेंट होना चाहिए पर 2 ही हैं, तो गड़बड़ है। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होगा। During the year, J recommended the board and the audit committee to have internal auditor. However, the board, citing budget issue, rejected audit partner's recommendation. Board, however, assured that they would consider it next year to have internal audit department within the company. Based on these facts, you are required to choose the most appropriate answer. Pehla, J. So we are now talking about the auditor, which is Mr. J, auditor of ABC and Company. Reported under clause 3A3 Master Direction NBFC Direction 2016 that Goods Deposit Limited is not eligible to hold certificate of registration under section 45IA based on the position of net owned funds. तो ये गलत है क्योंकि हमें सिर्फ 31 मार्च की पोजीशन ही चेक करना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे एवरी एनबीएफसी विल सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट इट इज एलिजिबल टू होल्ड सच सर्टिफिकेट एंड सच सर्टिफिकेट शुड बी विद रेफरेंस टू द पोजीशन एज ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। दिस इज प्रिसाइसली द करेक्ट आंसर, यही इसका जवाब होगा। चलिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें थ्रू आउट द ईयर देखने की जरूरत। J was of the opinion that composition of board of directors not in compliance with loader. Kindly guide the management with respect to which provision is not complied with respect to regulation 17, जो board of directors की आपकी regulation है, जहाँ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी रिलेटेड पर्सन टू प्रमोटर होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बिल्कुल सही है, यही आंसर है। बाकी और दिए होंगे आप देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली यही मुद्दा है। The time of accepting audit of good deposit, quality engagement partner objected ABC does not has a peer review certificate and hence cannot accept. J is of the opinion that we are falling under level 2 category. अब revised peer review norms के अनुसार level 1-2 कुछ नहीं होता, phase wise applicability है। And in any case, listed entities के केस में 1 अप्रैल 2022 से ही peer review certificate रखने की requirement है। They are saying they are required to get themselves peer reviewed only once in 4 years. आपको J को गाइड करना है as per peer review guidelines 2022। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पीयर प्रैक्टिस यूनिट लेवल 2 ने फॉल करेगा नहीं। एज पर पीयर रिव्यू मैंडेट प्रैक्टिस यूनिट्स
which propose to undertake statutory audit of enterprise whose equity or debt are listed. There is a prerequisite starting from 1st April 2022 to have a peer review certificate before undertaking the statutory audit. And this is precisely the reason कि आप ये audit accept नहीं कर सकते. अगला सवाल देखते हैं. Mr. J wants to highlight the matter in respect of absence of internal audit function in his audit report under emphasis of matter paragraph. तो लिस्टेड कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए, नहीं है तो आप इसे कारो में रिपोर्ट करोगे. कारो का क्लॉज 14 हम ऐसे याद रखते थे, रोमन नंबर में 4 को उल्टा करो तो आइए इंटरनल ऑडिट दिखता था, वहाँ रिपोर्ट होगा. बट एम्फेसिस ऑफ मैटर तो सिर्फ वो मैटर होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है और हम हाईलाइट कर रहे हैं. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज होगा ही नहीं. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या ये रिपोर्टिंग सही है या नहीं है. तो पहला, EOM paragraph included in audit report refers to matter appropriately presented or disclosed in financial statement, which in auditor's judgment is of such an importance that it is fundamental to users' understanding of financial statement. बिल्कुल सही definition है EOM की, hence reporting under EOM is correct. ये नहीं है, EOM में तो ये जाएगा ही नहीं. Next, EOM paragraph refers to matter other than those presented in financial statement. ये तो यहीं गलत हो गया, ये other matter है. Matter appropriately presented disclosed in financial statement important to fundamental users, hence reporting under EOM is incorrect. ये वाला सही लग रहा है, आखिरी में दिया है करेक्ट है, तो ये तो है नहीं, EOM नहीं होगा, ये अदर मैटर हो सकता है या कारो में रिपोर्ट होगा. काइंडली गाइड मिस्टर जे रिगार्डिंग एरियाज वेयर ही नीड टू रिपोर्ट इन एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द कंपनी इन द ऑडिट रिपोर्ट. तो आइडियली अदर मैटर भी नहीं है, कारो में रिपोर्ट होगा और कारो का क्लॉज नंबर 40. इसलिए बोलते हैं कारो की क्लॉज नंबर याद रख लो, आपको भरोसा नहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको काम आ जाए. अब इसके बाद इंडिपेंडेंट MCQs है. मिस्टर डे practicing chartered accountant है मैंगलोर से. He's been practicing as sole proprietor for past 2 decades. Mr. D की डॉटर S, डॉटर में आपका इंटरेस्ट तो नहीं है, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसने अपनी एग्जाम बस अभी 3 महीना पहले पास करी है. विश करना चाहेंगे हम इसको. उसने क्वालिफाई करने के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न स्टार्ट करना चाहती थी, प्रैक्टिस खुद की. आफ्टर सेटिंग अप द फर्म शी प्रिंटेड हर विजिटिंग कार्ड, और ये विजिटिंग कार्ड है. एसएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोप्राइटरिक्स है. FCA कहाँ से हो गई है? BCom ये ठीक है, सेल्स लिखा है ठीक है, ऑफिस ठीक है, फ़ोन नंबर. तो सबसे पहली बात तो FCA 3 महीने में तो नहीं हो सकती, ये तो तय. तो इसी की लाइन पर क्वेश्चन पूछा है कि ये गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट नहीं है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड पे आप विजन के अलावा सब डिटेल दे सकते हो. गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एज पर क्लॉज 7. तो यहाँ पे कोई वो डेजिग्नेशन वाला लफड़ा नहीं है कि आपने डेजिग्नेशन चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा कुछ यूज़ कर लिए, जिस कारण से मैं क्लॉज 7 पार्ट 1 लगाऊँ. विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर पार्ट 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल. पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट है, वो कहाँ से आएगा? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये सही है. फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 ऑल मेंबर्स के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पहला पार्ट नॉट बीइंग अ फेलो स्टाइल्स हिमसेल्फ और शोज हिमसेल्फ एज अ फेलो, तो ये आंसर होगा. ADI एसोसिएट्स आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ प्रकाश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. ऑडिट करते समय CA सौरभ एंगेजमेंट पार्टनर नोटिस्ड. पेमेंट टू वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट सपोर्टेड बाय एनी डॉक्यूमेंट. नोटिस रिसीव फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज. पेमेंट टू फाइन्स एंड पेनल्टी, ये तो ऐसे 250 के इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस है. तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू लॉस. तो ये उससे रिलेटेड डाउट क्रिएट करेगा. यू बीन गिवन एन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ IT डिपार्टमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अ चेकलिस्ट वाज हैंडेड ओवर टू यू विच कंटेन्ड मेनी क्वेश्चंस सच एज आर एक्सटर्नल ऑफ-साइट डेटा बैकअप्स मेंटेन्ड एट अ प्लेस आउटसाइड द प्रीमाइस. Our separate username and password assigned to individual users. Our periodical changes of password ensured. ये सब कंट्रोल इशू है. और PSUs के केस में अगर आप इंटरनल कंट्रोल चेक करते हो तो ये कंप्लायंस ऑडिट कहलाता है. तो ये किस तरह का ऑडिट कहलाएगा? कंप्लायंस ऑडिट. ठीक क्वेश्चन है. सुदर्शन कंपनी, वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ऑफ त्रिलोक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मिस्टर मुकेश, वन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर ऑफ द सेट जॉइंट ऑडिटर, वाज एग्जामिनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन डिफरेंट अकाउंट्स. तो जॉइंट ऑडिटर हो आप त्रिलोक इंश्योरेंस के, और मुकेश एक एंगेजमेंट टीम मेंबर है इस जॉइंट ऑडिटर का, और ये खर्चे देख रहा था. वाइल वेरीफाइंग एक्सपेंस इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज, मुकेश मेड अ लिस्ट विच ही इज गोइंग टू डिस्कस विद हिज सीनियर. तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है? प्री डिफाइंड हेड्स होते हैं 13-14 डिपेंडिंग ऑन आप जनरल या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके अंतर्गत ही खर्चे बुक किए जाते हैं. पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज 95 लाख को एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन और वेलफेयर में डाला गया, सही है. रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ कवर, ये भी रेम्यूनरेशन वेलफेयर में गया, ठीक है. ट्रेनिंग एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन में गए, ठीक है. नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंस एम्प्लॉय का ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऐसे ही देखो, ये छोटी सी गड़बड़ कर दी है, तो ये गलत है.
ये एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन और वेलफेयर में नहीं जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉट हैविंग हेल्थ कवर, अगर कंपनी बियर कर रही है तो ये भी सही है। इंसेंटिव टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफ सॉलिसिटेड इंश्योरेंस पॉलिसी कमीशन अकाउंट, ये भी सही है क्या? ये नहीं है। क्यों? अगर आप एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हो तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट और वेलफेयर का ही पार्ट है, बिकॉज इंसेंटिव, कमीशन, सैलरी, बोनस, एवरीथिंग गिवन टू एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। आप ये एजेंट को देते तो ये कमीशन में जाता है, एम्प्लॉय को आप दे रहे हो तो कमीशन नहीं है, ये उसके कॉम्पनसेशन का पार्ट है। तो दो गलतियां, एक तो नॉन ट्रेनिंग और एक इंसेंटिव पेड टू एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के हेड में डालना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें ये देखिए, नो नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंस हैव बीन शोन सेपरेटली एंड इंसेंटिव पेड टू एम्प्लॉय शुड बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर, बट ये सही आंसर। पारस का एक एनपीए अकाउंट है सुपारस मेसर्स, जिसका रिकवरेबल 35 लाख से बुक्स में, इट सोल्ड दी एनपीए फॉर 37 लाख। तो सेल ऑफ एनपीए में कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको अपन क्रेडिट नहीं कर सकते, पीओएल में प्रोविजन फॉर एनपीए से आगे यूज करने के लिए यूज किया जाएगा। तो क्या सही है? सुपारस अकाउंट में रहने दो, नहीं। पीओएल में डाल दो, नहीं। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनपीए में डाल दो, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा आपके बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें जो भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, मंगल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट have been appointed as statutory auditor of money for 21-22 audit team has completed the audit and is preparing audit report. Management of the company has also prepared the draft annual report. तो अच्छी बात है, हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी तो हम उसे रीड आउट कर लेंगे। Audit in charge was going through the draft annual report and observed that company has included an item in annual report indicating downward trend of market prices, key commodity, raw material as compared to previous year. तो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहीं पर ये बताया है कि भैया इस साल हमारी क्या हुई है, मार्केट प्राइस की, कमोडिटी और रॉ मटेरियल की थोड़ी सी गिरी है। However, actual profit margin of the company as reported has gone in the reverse direction. नहीं, ऑडिटर ने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट्स तो कम हुए। मैनेजर डिस्कस द इशू विद द पार्टनर ऑफ द फर्म, who in reply said auditors are not covered by such disclosure made by the management in its annual report, being the responsibility of management. तो पार्टनर पुराने जमाने का, ऐसे इसने पढ़े नहीं है या बैच नहीं करी है ढंग से सही जगह से, इस कारण से इसको पता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपको अदर इन्फॉर्मेशन रीड आउट करना पड़ती है अगर वो अवेलेबल है तो। और ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे 720 हर कंपनी के ऊपर लगता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पे लगता है। रिपोर्टिंग का पैराग्राफ अगर एनुअल रिपोर्ट पहले मिली है तो हर कंपनी में देंगे, नहीं तो सिर्फ लिस्टेड में देते हैं, पर ऐसे लगता है सारी एंटिटीज के ऊपर। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, ऐसे 720 में दो तरह की बातें होती है, एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट और एक मटीरियल इनकंसिस्टेंसी। मेरे हिसाब से ये इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि एक तरफ आपको ये कह रहा है कि भैया हमारी एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट कह रहा है कि प्राइसेस रॉ मटेरियल की गिरी है, और दूसरी तरफ आपके प्रॉफिट मार्जिन वैसे चेंज होना चाहिए थे, बढ़ना चाहिए थे, वैसा हुआ नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंसी है, तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि ऑडिटर को रीड करना है, रीड करने में इनकंसिस्टेंसी मिले तो उसे क्या करना है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, मैटर रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उसके इसमें देखना है कि उसका इम्पैक्ट अलग अलग एरियाज ऑफ ऑडिट पे क्या पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ने पे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो पार्टनर की अप्रोच सही नहीं है, ऐसे 720 के रेफरेंस में आंसर देंगे। नेक्स्ट, CAP is auditor of master data 21-22. Company request auditor to undertake exercise involving only verification of trade receivable for half year ending 30th September 2021. ये एक अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, डिफरेंट है। तो आप ऑडिटर हो मास्टर डेटा का 21-22 के लिए, कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि यार एक एक्सरसाइज ले लो जिसमें आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है ट्रेड रिसीवेबल का, और वो भी हाफ ईयर एंडिंग 30th September 2021. Company wants to be satisfied that trade receivables are properly confirmed and reconciled. तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैनेजमेंट सर्विस है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिकली अगर कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो दूसरी सेवाएं दे नहीं सकता है। मेरा एज सच थॉट प्रोसेस उस एंगल पे जा रहा है, पर आप देखो आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। In this regard, CAP has to verify the arithmetical accuracy of trade receivable, obtain confirmation of trade receivable, and ensure verification of proper reconciliations with confirmation. This is exactly performing agreed upon procedures, which is a part of related services. जब हम ऐसे इसका डिस्कशन क्लास में स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल आर जस्ट टू पार्ट्स ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। SRS का फीचर ये होता है कि उसमें ऑडिटर किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं देता है, बस मैनेजमेंट से डिस्कस करता है क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, और वो प्रिसाइसली प्रोसीजर परफॉर्म करके उसके बेसिस पे अपनी
रिपोर्ट में उस प्रोसीजर का जो फैक्चुअल आउटकम आया है वो आता है, किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं देता है। यहां पर एक्चुअल में आपको जो काम दिया गया है वो एक प्रोसीजर परफॉर्म करने का है कि भाई कंफर्मेशन लो, रिकंसिलिएशन करो, डिफरेंस निकाल के दो। सीए डिलेमा में है कि क्या वो एक रिपोर्ट प्रोवाइडिंग अश्योरेंस टू द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट दे सकता है, तो दिस इज नॉट एन अश्योरेंस सर्विस। तो रीजनिंग क्या देंगे कि ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है और रिलेटेड सर्विस का पार्ट है। पर मेरी तो इच्छा हो रही है कह दूं कि ऑडिटर ये काम कर ही नहीं सकता, इसलिए आप देखो यहाँ पे दिया गया एज्यूम दैट अबव एक्सरसाइज कैन बी अंडरटेकन एंड देयर इज नो लीगल। तो आप उस एंगल पे ना चले जाओ कि भैया कंपनीज एक्ट में कैसे अलाउड होगा, सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड हो सकता है अदर सर्विसेज देना, तो इसलिए लिख दिया है कि इस पे कोई लीगल एंगल नहीं। यानी यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द लीगल पार्ट ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू बेसिकली टॉक अबाउट व्हाट द एस्पेक्ट विच इज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट अगर आप इस तरह की एंगेजमेंट लेते हो, लीगली एक्सेप्टेबल है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप इसमें ओपिनियन नहीं दे सकते हो, ये रिलेटेड सर्विस है। तो दोस्तों नॉर्मली अपन सिर्फ एसेज और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, पर इससे पहले जो इंट्रोडक्शन में अपन समझते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, उसके ऊपर देखो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है। ये यहाँ पे मैंने साइड में आपको रेफरेंस के लिए ऐसे नंबर्स दे दिए, मैं आपके साथ ये आरटीपी भी शेयर कर दूंगा नोटेशंस वाली, ताकि आप जब रिव्यू करो तो आपको क्विकली पता हो जाए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। कृष्णा, ऐसे यहाँ हेडिंग भी दी हुई है, कृष्णा लिमिटेड इज अ स्मॉल साइज 25-year-old कंपनी हैविंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप। प्लांट हरिद्वार में है, 52 जगह, एंड हैव कॉर्पोरेट ऑफिस इन मेरठ। रिसेंटली कंपनी अपॉइंटेड न्यू फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर। They want to enter into engagement letter with respect to service, but management has contacted since statutory audit is mandated by law. Engagement letter may not be required. आगे, auditor did not agree and shared the format of engagement letter. Management for their reference before getting it signed. In this respect, management would like to understand that as per SA 210, if the agreed terms of engagement shall be recorded in the engagement letter or other suitable form of agreement, what should be included in the terms of engagement letter. पूरी फालतू की कहानी है, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि एंगेजमेंट लेटर में क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो 5 चीज़ें जो शामिल की जाती है, विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर, स्कोप, नेचर ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो लिखना है। वो ऐसे 210 डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, नहीं करना था डिस्कस भी इसको अभी। Suvrat has a net worth of 2100 crore. Indies are applicable to them. Company has various derivative contract option forward interest swap, which are to be fair valued, for which company got fair valuation done through an external third party. ये management expert हो गया। Auditors of company involved. Auditors expert to audit valuation of derivatives. तो हमने auditors expert 620 में appoint किया। Audit and auditor expert are new to each other. They are working for the first time together, but developed a good bonding during audit. Auditor did not enter into formal agreement with auditor's expert. Please advise, as a 620 कहता है that you should enter into an agreement with the expert defining scope, responsibilities of auditor, management, the reports which we are expecting, and confidentiality. ऐसा अग्रीमेंट कितना डिटेल में किया जाएगा ये प्राइमरली डिपेंड करता है फैक्ट लाइक कि ऑडिट एविडेंस कितने सिग्निफिकेंट है आपके लिए, आप पहले यूज कर चुके हो क्या उसका काम, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। इस सब के लॉजिक से इस केस में, क्योंकि ए आप पहली बार कर रहे हो, दूसरा अदरवाइज अग्रीमेंट करना जरूरी है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अदर इश्यूज, अप्रोच सही नहीं है कि आपने अग्रीमेंट नहीं किया, आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी अभी रिसेंटली आ चुका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड ऑल दैट स्टफ, वो देने का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट है। ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। During audit of Acharya, you observed significant deficiency exists in internal control system, and you want to ascertain the same. Elucidate, explain, or illustrate indicators of significant deficiency. तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, ऐसे 265 का क्वेश्चन है जो दो तरह की चीजें बताता है अपार्ट फ्रॉम गिविंग डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी, कि कब डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट मानते हैं, और इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसी। इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसी लाइक कोई प्रायर पीरियड आइटम आपकी बुक्स में आ रही है, स्टेटमेंट्स आपको पता पड़ रहे हैं, एंटरप्राइज का रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, उस तरह के जो पॉइंट्स है वो लिखना है, सीधे 265 का डायरेक्ट आंसर। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये डिस्कस करना बहुत आसान है, एग्जाम में वो पूरे पॉइंट्स कोट करना ऑब्वियसली मेहनत और एफर्ट लगता है, बट अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि अपना एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक आधी घंटे में अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी आरटीपी एक बार रिव्यू हो। और आप तो स्पीड में देखने वाले लोग हो, तो आपको तो आधी घंटा भी 20 मिनट ही लगेगा।
Wish for New Foundation Limited, a pharmaceutical company, collected data from some hospitals and their expert, tried to understand medical needs of elderly people. After complete study, their experts develop an application where company will provide complete healthcare after charging nominal amount from customer if customer download the application on mobile phone. Sheetal in his audit has used data analytics used as CATs. तो CATs यूज करने की आपकी क्या अप्रोच होती है, आप डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव क्या एंड ऑल दैट स्टफ, वो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट करो. LIU Private Limited is a company based out of Mumbai. Company has authorized capital of 200 lakh. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन है तो. पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ 95 लाख, 1 करोड़ से कम है, और ये एज ऑन 31 मार्च देखे जाते हैं तो ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट एंडेड 31 मार्च 2002. ओके. ऑडिटर ऑफ वाइंडस नोटेड फॉलोइंग पॉइंट. तो करंट ईयर में 15 दिसंबर को कंपनी ने टोटल बोरिंग ली थी 75 लाख की, 75 लाख. ऑन द सेट डेट कंपनी रिसीव्ड अ न्यू लोन ऑफ 30 लाख फॉर न्यू प्रोजेक्ट व्हिच वाज टू बी डेवलप्ड. हाउएवर प्रोजेक्ट वाज शेल्व्ड ऑन 17 दिसंबर एंड द लोन वाज पेड. यानी कि 15 और 16 दिसंबर को आपको 105 लाख का लोन था, विच इज मोर देन 1 करोड़, क्योंकि बोरिंग्स आर टू बी सीन एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर. तो क्योंकि बोरिंग आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, भले ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. अगर एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन है तो. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर न्यू प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 crores. However, company's legal team advised that case will not withstand the law and would be dismissed during hearing of April in the next financial year. कारो की सारे क्लॉजेस पैरा 13 में दिए गए हैं. उसमें पहला जो क्लॉज है आपका, उस पहले क्लॉज में ही अगर आप देखेंगे तो सब क्लॉज ही है बेनामी प्रॉपर्टी का. Whether any proceedings have been initiated by the company under the Prohibition of Benami Properties Act, होल्डिंग कंपनी एज बेनामीदार, जो कि इस केस में हुआ है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. अभी गिल्टी होल्ड हुए हो या नहीं हुए हो, उसके अलावा भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. कंपनीज इनकर्ड कैश लॉसेस 39 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपेयर्ड टू कैश प्रॉफिट ऑफ 15 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो पिछले साल कैश प्रॉफिट था, इस साल कैश लॉसेस है. टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी 45 करोड़ है. देखो टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए भी कारो एप्लीकेबल है. प्लस कैश लॉसेस में अपन ने एक पढ़ा था क्लॉज 17 पे खतरा, तो क्लॉज 17 के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर कंपनी सफर्ड कैश लॉसेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग और करंट फाइनेंशियल ईयर. तो आप लिखोगे इस फाइनेंशियल ईयर में कैश लॉसेस हुए हैं, पिछले में नहीं हुए, तो लिखने की कोई जरूरत. ड्यूरिंग द ईयर वाइंडस एसोसिएटेड had offered to resign from acting company's auditor. However, they decided later to postpone the resignation to following year. At the conclusion of audit, there was a difference between two article assistants who were assigned to the engagement concerning disclosing points mentioned above in Caro. तो ऊपर के सारे डिस्कस हो गए. जहाँ तक इसकी बात है तो एक क्लॉज 18 है, हमने पढ़ा था कि 18 में आदमी बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, घर छोड़ के जाने की बात कर रही, रिजाइन करने की बात ऑडिटर कर रहा है, क्लॉज 18. यहाँ पे ऑडिटर रिजाइन करता है तो अपने को वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है कि इस साल ऑडिटर रिजाइन किया और मैं बाद में आया, पर यहाँ रिजाइन करने का सोचा पर किया नहीं है, तो इस कारण से क्लॉज 18 में कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत. बाकी ये सब कहानी पूछी गई है तो ये सब अपन ने डिस्कस. अगला देखिए कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, पहली बार ऑडिट कर रहा है. कंपनी प्रिपेयरिंग अकाउंट्स कंसिडरिंग डिवीजन 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट. एस लगता है यानी कंपनी पे. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपको देखा कि एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल एज पर शेड्यूल 3 दी हुई है. बड़े क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, पहले आखिरी लाइन पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन चाहता क्या. तो डिस्कस हाउ सीए शुड डील विथ अबाउ फॉर रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट. तो ऑडिट रिपोर्ट में इसका इम्पैक्ट देख. तो सबसे पहले अब जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है उसमें ट्रेड पेबल को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एमएसएमई अदर्स, और उसमें फिर 2 पार्ट होते हैं, डिस्प्यूटेड और नॉर्मल. फिर इनको बकेट्स में दिया जाता है अप टू 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3. तो वो सब दिया गया और टोटल के साथ. तो हमारे नॉन एमएसएमई नॉन डिस्प्यूटेड ही हैं सारे जितने भी हैं. 1 साल तक के 2 करोड़ है, फिर 4, फिर 3, फिर 1, टोटल 10. इसका मतलब, और ये सब ओवर ड्यू पीरियड होते हैं, यानी ड्यू डेट के बाद. तो देखा जाए तो काफ़ी 80% आपके ट्रेड पेबल्स अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या है, मोर देन 1 ईयर आउटस्टैंडिंग है, मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर. नेक्स्ट, कंपनी का करंट डेट इक्विटी रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो डिस्क्लोज किया गया नोट्स में, ड्रास्टिकली स्लिप हो गया है पिछले कंपैरिजन से, और ज़्यादातर फाइनेंशियल रेशियो रेड में यानी कि नेगेटिव है. तो मुझे तो अब ये थोड़े से इंडिकेटर लग रहे हैं कि एंटिटी शायद गोइंग कंसर्न ना रहे. ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी.
बैंक स्टेटमेंट की कैश क्रेडिट लिमिट देख के नोटिस किया है कि कोई डेबिट ट्रांजैक्शन मार्च 2022 में नहीं हुआ है। डेबिट का मतलब पैसे विड्रॉ करना। इंक्वायरी पे पता पड़ा कि कंपनी का स्टॉक ऑडिट हुआ था जनवरी में और स्टॉक ऑडिटर ने 25 फरवरी को रिपोर्ट किया है कि कंपनी का नेगेटिव पावर है, ड्राइंग पावर, क्योंकि क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए क्रेडिटर्स ड्राइंग पावर निकालते समय क्रेडिटर माइनस होते हैं, तो ड्राइंग पावर नेगेटिव है और इस कारण से मार्च में आपको पैसे विड्रॉ करने से मना कर दिया। तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी लिक्विडिटी या इनफैक्ट बैंक ने आपका लोन भी होल्ड कर दिया एक तरह से। On inquiry with management, it was identified management did not have any future contract to boost their revenue or financial position. That means there is no management plan also. There is no information in respect of financial statement and notes to accounts. ऐसे 570 का वास्ता देके आप बोलोगे there are various indicators, events or condition that cause significant doubt, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी. Plus, on discussing with the management, since management also has no future plans to overcome this creates a material uncertainty. The management does not even disclose the material uncertainty in its notes to financial statement. Hence, auditor will have to modify his opinion, give an adverse or a qualified opinion because there is a material uncertainty whether entity will be going concern or not. एक मस्त बात सुनना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको कंक्लूड करने की जरूरत नहीं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है क्योंकि डिस्क्लोजर दिया नहीं। आप इतना लिख के ही छोड़ दो, ये मत लिखना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, आप लिखना मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं की है नोट्स में, इसलिए हम रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। Bharat, statutory auditor of Rishabh Limited for 21-22. Company while preparing financial statement for the year under audit prepared one additional profit and loss and disclosed specific items of expenditure and included the same as appendix to financial statement. यानी कि ऐसा नहीं है कि एक और ईयर ऑफ P&L बता दिया, एक सेपरेट P&L बनाया जिसमें स्पेसिफिक खर्चे लिए और इसको एज अ सेपरेट अपेंडिक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया। इसे कहते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सप्लाई करता है पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होती है। क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है इसलिए ऑडिटर इसे चेक भी नहीं करेगा, रिपोर्ट भी नहीं करेगा और मैनेजमेंट को बोलेगा इसे साफ साफ अलग से आप प्रेजेंट करिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो यूजर्स कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और अगर मैनेजमेंट ना माने तो फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ देके स्पेसिफिकली बताएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है इसलिए ऑडिट नहीं हुआ। So Bharat has not been able to understand this and additional profit and loss is not covered under the framework. Guide him as to how he should deal with in his report. इसके आंसर में इंस्टीट्यूट ने 700 ऐसे का रेफरेंस दिया नहीं है पर आप दे सकते। विशुद्ध ऑडिटर है, ब्रिलियंट, एक पेरेंट कंपनी है जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाती है। मैनेजमेंट ने लिस्ट ऑफ कंपोनेंट दिए हैं और ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटिटी ने सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया या नहीं, आपको वेरीफाई करना है। तो कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स कैसे चेक की जाती है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, आपके लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर्स देखते हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी, उसके प्रोसीजर्स, तो वो सारे स्टेप्स। बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, बीओटी लिमिटेड एंजॉइंग सीसी कैश क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन फ्रॉम नरिमन पॉइंट मुंबई ब्रांच ऑफ KNK बैंक 250 करोड़। तो ये नरिमन पॉइंट ब्रांच ने 250 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, सीसी लिमिट। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए सब लिमिट्स हैव बीन फिक्स फॉर बोरोवर कंपनी फॉर ऑपरेशन इन सोलापुर, पुणे, नासिक ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। तो लोन एक ही सैंक्शन हुआ है पर आपकी अलग अलग ब्रांचेस है तो उन सबको एक सब लिमिट दे दी, अलॉट कर दी। मैनेजर नोटिसेस नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन सब लिमिट ऑपरेटेड इन सोलारपुर फॉर मोर देन 90 डेज। तो खाता आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। पर यहाँ पे आप एक चीज समझो, सोलारपुर ब्रांच ने लोन नहीं दिया है, लोन नरिमन पॉइंट मुंबई ब्रांच ने दिया है। वो फिर आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि आप उसे अलोकेट कर रहे हो टू योर ओन ब्रांचेस। इसके लिए NPA क्लासिफिकेशन नरिमन पॉइंट मुंबई ब्रांच के लेवल पे देखा जाएगा, ना कि सब ब्रांचेस के लेवल पे। तो अगर नरिमन पॉइंट मुंबई ब्रांच पे वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है तो NPA नहीं होगा, भले ही कोई सब लिमिट में 90 दिन से ज़्यादा कोई क्रेडिट। आपसे पूछा है इस अप्रोच के ऊपर आपको कमेंट करना है कि सही है या नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमें मतलब। बड़ा ही टैक्स ऑडिट का आपका एक पॉपुलर क्लॉज है इंस्टीट्यूट का, ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुंजन टैक्स ऑडिट कर रहा है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कारपेट, 100 करोड़ का टर्नओवर है। 4 करोड़ रुपए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शो अमाउंट ऑफ 4 करोड़ क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक। अच्छी बात है। हाउ शुड शी परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक रिपोर्टिंग अंडर फॉर्म 3CD। तो इसमें आपको जो चेकलिस्ट है ना उसके प्रोसीजर्स बताना।
तो यहाँ पे प्रोविजन नहीं बताना है, प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स में हम क्या देखते हैं कि क्लॉज 16 के अंतर्गत ऑडिटर पता करता है कि ड्यूटी, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट कुछ भी आया है तो वो पीआरएल में क्रेडिट हुआ है या नहीं। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है, उसके ऊपर देखता है कोई अप्रूवल तो नहीं आ गए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आए हैं अगर अप्रूवल तो उसको करंट ईयर में क्रेडिट किया जाएगा, भले ही पैसा इस साल नहीं आए। It was noticed that amount of 5 lakh duty drawback pertaining to few export shipment have not been credited to P&L. The above amount was admitted by custom authority in March. तो मार्च में एडमिट हो गया है तो मार्च 2022 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आना चाहिए था, नहीं आया है तो फिर इस केस में ऑडिटर क्लॉज 16 में रिपोर्ट करेगा। चलिए, सिद्ध कंपनी का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है और 40% शेयर पब्लिक को दे दिया, और पहले ओनली ओन थी तो अभी भी 60% है, तो इसका मतलब अभी भी देखा जाए तो ये गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो ये बोल रहे हैं C&AG का आप कोई रोल नहीं होगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी भी 60% है, तो आप गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दे दोगे 51% और मोर ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, फिर आप लिख दोगे कि भाई क्योंकि अभी भी 60% गवर्नमेंट का है इसलिए गवर्नमेंट कंपनी है, तो C&AG अभी भी इसका ऑडिटर अपॉइंट करेगी। चलिए, संजना एक्टिंग एज क्रेडिट मैनेजर ऑफ ब्रांच ऑफ DFC बैंक। Companies approached the branch for a request to sanction credit facilities worth 10 crore for meeting usual business requirements. So prospective new client, she checks past history of the company, background of the promoter, director, shareholding pattern, nature of business, assesses the financial results of past year, future projection is also taken, SWOT analysis is also. बढ़िया है, ये तो एक तरह का ड्यू डिलिजेंस है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। Besides, assessment of net worth of director is also undertaken. CIBIL score is also verified. We also make discrete, yani independent inquiry from few clients of the branch engaged in similar line of activity about credit worthiness of the company promoters directors. Based on above, क्या एक्टिविटी है जो संजना परफॉर्म कर रही है ड्यू डिलिजेंस, आप उसकी डेफिनेशन दे देंगे क्या होता है। क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर ये एक्टिविटी क्वालिफाइड CA नहीं करता? तो सेम आंसर तो भी ड्यू डिलिजेंस होता है। क्या नॉन CA ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये कोई अटेस्टेशन फंक्शन नहीं है जो CS के लिए रिजर्व्ड है। कोई तीसरे ऐसे 3 एरिया बताओ जहां पे ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस बिजनेस एक्विजिशन में हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट में हो सकता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में हो सकता है। चलिए, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट्स भी हैं। लेट्स सी। Secretarial start of quality review board, अच्छा QRB का, in the process of preparing a panel for submission to board to enable it to initiate review of quality of audit service provided by a member of ICA. तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का सेक्रेटेरियल स्टाफ एक डेटा प्रिपेयर करके दे रहा है। ड्राफ्ट पैनल P जूनियर स्टाफ ऑफ QRB सेक्रेटेरिएट ने बनाई है, जो अब सीनियर स्टाफ R गया है, सीनियर स्टाफ R के पास रखा गया है फॉर हिज रिव्यू बिफोर इट विल बी पुट अप टू द बोर्ड। The draft panel contains details of following entities audited by different audit firms. All figures are of immediately preceding years and in crores. क्या inclusion of name of audit firms of corresponding entities in draft panel to be put up before the QRB is appropriate? Nice question. तो दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगी कि अब क्या कर दिया गया है, लेयर्स बना दी गई है। पीयर रिव्यू तक ICI के अंदर रहता है, कहीं आपको फ्रॉड का इंडिकेशन होता है तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर एंटिटी जहाँ पे फ्रॉड का अंदेशा है उसको पिक कर लेगा रिव्यू के लिए। पर अब आज की तारीख में कोई भी एंटिटी जो नफरा रूल्स 2018 के रूल 3 के अंतर्गत कवर्ड होती है उसको नफरा ही रिव्यू करेगा और QRB के ऊपर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल नफरा उसको रिव्यू करते। तो नफरा और QRB में कैसे अलोकेशन किया गया है, तो एवरीथिंग विच इज स्पेसिफाइड अंडर रूल 3 गोज टू नफरा, रिमेनिंग एवरीथिंग इज अंडर द पावर ऑफ QRB। तो नफरा के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है भाई सारी लिस्टेड कंपनी है तो वो कंपनी और उसका ऑडिटर नफरा के कवरेज में है। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वहाँ 500 हज़ार करोड़ की लिमिट है पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स और टर्नओवर के ऊपर पेश। एंड देन बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इनकी बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो ये सब नफरा में कवर। तब आप देखेंगे अगर तो यू विल फाइंड कि ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बट टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये नफरा के स्कोप में कवर हो और इसका ऑडिटर। ये एक लिस्टेड एंटिटी है तो लिस्टेड होने से सीधे नफरा के स्कोप में चली गई। इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस विल गो टू नफरा,
ये आज लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पेडअप 500 से कम है, टर्नओवर 1000 से कम है, आउटस्टैंडिंग लोन 500 से कम है, ये क्यूआरबी में जाएगी। तो हमें बोलना पड़ेगा कि इन तीन को शामिल करना क्यूआरबी को गलत है। सिर्फ आज लिमिटेड और उसका ऑडिटर सीटीएन कंपनी के वर्क को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिव्यू कर सकते हैं। ऐसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चेन्नई बेस्ड है। वीकेंड में ही इज इन्वॉल्व इन इक्विटी रिसर्च एंड यूज्ड टू एडवाइज हिज फ्रेंड रिलेटिव्स एंड अदर पीपल हु आर नॉट हिज। हम लोग क्लास में और हमारे ड्रोन चार्ट्स के अंतर्गत आखिरी में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के अनाउंसमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत बार नहीं पर रैंडमली उसके क्वेश्चंस पूछते। ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कमेंट किया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्विटी रिसर्च कर सकता है, इक्विटी एडवाइजर बन सकता है, पर वो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट अपने नाम पे पब्लिश नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये रिसर्च कर रहा है चलेगा, एडवाइस दे रहा है चलेगा, पर अगर इसने एज एन इक्विटी एनालिसिस्ट अपनी रिसर्च रिपोर्ट कोई पब्लिश कर दी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी तक जो दिया है उसके हिसाब से ये चलेगा। इनफैक्ट आप देखना चाहेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज काइंड ऑफ critically important. क्या आप समझे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड टाइप की चीज़ हो या उसके अनाउंसमेंट्स कहाँ कैसे काम आ जाते हैं। तो ये रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का सबसे पहला डिसीजन ही आप देखेंगे। He may be an equity research advisor but cannot publish a retail report as it will amount to any other business or occupation. तो क्लॉज 11 अट्रैक्ट हो जाए। तो एनी विच वेज उसने रिपोर्ट पब्लिश किया, ऐसा तो नहीं है, तो ये चलेगा। ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेपर सेटर ऑफ अकाउंटेंसी इन स्कूल विच ही स्टडी। तो एग्जाम पेपर सेट करना ICI या किसी और के लिए, ये भी चलेगा। ही ऑल्सो ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड एंड डूइंग एग्रीकल्चर इन फ्री टाइम, ये भी एक जनरली परमिटेड एक्टिविटी है, ये भी चलेगी। 2001 heavy losses were incurred in agriculture activity due to calamity and misfortune and he lost almost all his wealth and became undischarged insolvent. सेक्शन 8 कहता है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की डिग्री चली जाएगी। कुछ कोर्ट हियरिंग्स के बाद फाइनली ही वाज डिक्लेयर्ड एज डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्ट स्टेटिंग इंसॉल्वेंसी इज ड्यू टू मिसफॉर्च्यून एंड नॉट ड्यू टू मिसकंडक्ट। तो आपकी मेंबरशिप रीस्टेट हो जाएगी। तो आपको कमेंट करना है इस सिचुएशन में विद रेफरेंस टू द CA एक्ट एंड शेड्यूल, स्पेसिफिकली सेक्शन 8। आप बोलोगे सेक्शन 8 के अनुसार आपकी मेंबरशिप जाएगी लेकिन बाद में रीस्टेट हो जाएगी क्योंकि आपकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज हो गई है, सर्टिफिकेट ले लिया है कि इट इज ड्यू टू मिसफॉर्च्यून एंड नॉट एनी टेक्निकल मिसकंडक्ट और फ्रॉड। सेकंड, आप जो इक्विटी रिसर्च दे रहे हैं वो एक्टिविटी एक्सेप्टेबल है। थर्ड, आप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल है। फोर्थ, आप जो पेपर सेटिंग का काम कर रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो CA गिल्टी नहीं है। रेफरेंस में क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस एंड सेक्शन 8। NBFC का कैटेगराइजेशन पूछा है तो ये रिवाइज कैटेगराइजेशन दिया, अपडेटेड आंसर दिया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अमेंडमेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो उसका रोल पूछा गया। क्या होता है बेसिकली, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना, 2 साल में रिव्यू करना, असेस करना रिस्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क को स्पेसिफिकली असेस करना, वो सब स्टाफ। क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑपरेशनल ऑडिटर चैप्टर छोड़ने जैसा चैप्टर है। तो आई थिंक एक अच्छा हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो गया कि इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड वी हैव डन all these particular MCQs as well as a question and फटाफट एक क्विक रिव्यू। अब RTP का हमारा टेंशन खत्म, अब रिविजन्स प्लान करेंगे। थैंक यू।